नमस्कार दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर करने वाले हैं, भाषा विज्ञान। और भाषा विज्ञान में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। इस क्लास में हम लोग पार्ट 2 वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हम आपको लगभग 45 प्लस क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं। इस क्लास में हम लोग देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो हैं किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका जो है कितना सही होता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, बताइए किस लिपि से माना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बताया थे आपको कि ब्राह्मणी लिपि से क्या हुआ है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। और एक जो होती है हिंदी भाषा जो होती है, पूछा जाए कि हिंदी भाषा की लिपि क्या होती है तो लिखेंगे देवनागरी। एक चीज़ यहाँ से और समझिए, कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 14 सितंबर को। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप याद रखेंगे 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी बताना है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार से देखिएगा तो ये जो है सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है और एक ध्वनि के लिए एक ही इसमें क्या होता है, संकेत होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है। कौन सी विशेषता जो है देवनागरी में नहीं है। कह रहा है कि इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, ये भी क्या है, सही है। अब कह रहा है कि इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। ये कह रहा है कि विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी की समकालीन है, तो ये ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी की समकालीन नहीं है। तो आपसे नहीं वाला पूछा था, तो नहीं वाला ही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो है देवनागरी की विशेषता नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 51 कह रहा है कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। तो देवनागरी लिपि जो होती है अक्षरात्मक होती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 52 नंबर कह रहा है कि प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास डैश से हुआ है। प्राचीन जो देवनागरी लिपि है उसका विकास किससे हुआ है, तो ध्यान देंगे इसका विकास जो हुआ है कुटिल लिपि से हुआ है। किससे हुआ है, कुटिल लिपि से हुआ है। अब देखिएगा, पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप बताएंगे ये जो होती है गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या क्या है। देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये जो होती है 11 होती है। ये जो सेशन है पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 54 कह रहा है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे, तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम बताए थे काका कालेकर जो है नागरी लिपि सुधार समिति के क्या हैं, संयोजक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो संबंध है किससे है, आधुनिक काल से है। किससे है जी, आधुनिक काल से है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। यानी कि देवनागरी लिपि के स्थान पर क्या करना है कि रोमन लिपि स्वीकारना है। तो ये कौन से विद्वान थे जो देवनागरी के बदले में रोमन लिपि स्वीकार किए थे, तो ध्यान दीजिएगा ये सुनीति कुमार चटर्जी हैं। इन्होंने क्या किया था, देवनागरी के स्थान पर रोमन स्वीकारा था। देखिए यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है, टीजीटी में पूछा हुआ है, तो जो टीजीटी या पीजीटी का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट होने वाला है। 56 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था। देवनागरी में जो अ लिखा जाता है उसमें 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया था, तो ध्यान देंगे इसका सुझाव दिया था काका कालेकर ने।
कौन दिया था? काका कालेकर ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। कह रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये थे आचार्य नरेंद्र देव थे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी, आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, बहुत ही इजी है। कह रहा है कि पंजाबी की लिपि है, तो पंजाबी की लिपि हम अभी आपको बताए थे क्या है? गुरुमुखी है। अंग्रेजी की पूछे तो क्या हो जाएगा? रोमन हो जाएगा। उर्दू की फारसी हो जाएगा। हिंदी की लिपि क्या हो जाएगी? देवनागरी हो जाएगी। आई होप आप समझ चुके होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 59 कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता की थी। यानी कि जो लिपि सुधार समिति की जो अध्यक्षता हुई थी तो वो कौन किए थे, किसके समय में हुआ था? तो ये जो हुआ था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समय में हुआ था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। कह रहा है कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? तो ये थी अरबी फारसी। ध्यान रखेंगे, मुस्लिम शासकों के समय जो भाषा थी अरबी फारसी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। भाषा है, तो भाषा जो है आपका क्या है? बताए थे भाषा जो है अर्जित संपत्ति है। क्या है जी? भाषा अर्जित संपत्ति है। ये राजस्थान टीईटी में पूछा हुआ है 1 से 5 के एग्ज़ाम के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 62 कराए कि किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो ये जो है आपका मॉरिशस में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है कि आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? तो याद रखेंगे सोस्यूर हैं। कौन है? सोस्यूर हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 देख लेते हैं। कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का अर्थ है। तो प्रयत्न लाघव जब कह रहा है तो इसमें इसका अर्थ होता है उच्चारण की क्या होता है? सुविधा, उच्चारण की सुविधा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भाषा संबंधी मूल को क्या कहते हैं? भाषा संबंधी मूल को क्या कहते हैं? तो आपको हम बताए थे कि भाषा संबंधी मूल को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। ठीक। और पाप का उल्टा पूछे कि पाप का उल्टा क्या होगा? तो पुण्य हो जाएगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगला क्वेश्चन वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए। कह रहे कि भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी है। यानी कि भाषा और विचार के संबंध में कौन अग्रणी है? तो ये जो है वाइगोस्की हैं। कौन है? वाइगोस्की हैं। सीडीपी में क्या है? फेमस हैं ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है। तो ये जो है व्यंजन विपर्य का है। किसका है? व्यंजन विपर्य का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 68 टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा कहते हैं तो आपको हम बताए थे कि जब भी टकसाली भाषा की बात करें तो उसमें परिनिष्ठित भाषा आ जाएगी। कौन सी भाषा? परिनिष्ठित भाषा को ही क्या बोलते हैं? टकसाली भाषा कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 69। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा कौन सी है जी? हिंदी। कौन सी है? हिंदी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 70। निम्नलिखित में भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? तो भाषा की जो प्रकृति होती है ये जटिलता से सरलता की ओर होती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71। कह रहा है कि न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है। न्यायालयी भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है। तो क्या रहती है? निश्चितता रहती है। निश्चितता रहती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72। कह रहा है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर क्या हो जाती है? तो जब मानकता प्राप्त कर लेगी तो क्या हो जाएगी? सरल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सरल। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 73। परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? परिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है? तो ध्यान देंगे, जो परिभाषिक शब्दावली है इसका निर्धारण करेगा भाषा वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 74 नंबर देखते हैं। ज्ञान विज्ञान के तत्व को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? ज्ञान विज्ञान के तत्व को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं? तो इसको भी हम लोग बोलते हैं परिभाषिक शब्दावली बोलते हैं। तो ये पीजीटी में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 कह रहा है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? कह रहा है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, ये जो होती है अंग्रेजी की होती है। अंग्रेजी का क्या है? अनुवाद है। अंग्रेजी शब्दावली का अनुवाद है, पीजीटी में पूछा हुआ है। चलिए 76 देखिएगा। कह रहा है कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। तो अभिधात्मक होगा। अभिधात्मक में सब कोई समझ सकता है। तो कार्यालयी भाषा कैसी होना चाहिए? अभिधात्मक होना चाहिए। केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। चलिए 77 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? तो ये जो हैं सुनीति कुमार चटर्जी भी हैं, धीरेन्द्र वर्मा भी हैं, भोलानाथ तिवारी भी हैं। नहीं पूछा है तो जयशंकर प्रसाद नहीं हैं। तो यही राइट आंसर होगा, पीजीटी में पूछा गया है। चलिए 78 देखते हैं। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे, ये बाल गंगाधर खेर थे। कौन थे? बाल गंगाधर खेर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है? तो ध्यान रखेंगे, वस्तुनिष्ठ शैली से है। किस शैली से है? वस्तुनिष्ठ शैली से। आपसे अगर पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो याद रखिएगा समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है ना। अगर पूछा जाए अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है 80 परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए है? नहीं है। जनसाधारण के लिए है? नहीं है। बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए है? नहीं है। कह रहा है ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए है। तो यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये केवीएस पीजीटी में पूछा हुआ था। 81 देखिए, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। देखिए ईपीटीजीटी में पूछा हुआ है, बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा हुआ है। 82 नंबर देखिए, कह रहा है कि भाषा की लघुत्तम स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? फिर वही क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की लघुत्तम एवं स्वतंत्र सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग शब्द बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो याद रखेंगे 2 भेद होते हैं। वाक्य अर्थ के आधार पर पूछे कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। यही पूछे कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखेंगे 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 83 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? तो शैली नहीं मानेंगे हिंदी की शैली, तो ये मसनवी है। कौन सी है? मसनवी है। देखिए केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई है, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। जो गलत विशेषता है उसे चुनना है। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। भाषा पैतृक संपत्ति होती है,
बिल्कुल गलत है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, समाज से सीखा जाता है, सही है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सही है। भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है, तो नहीं पूछा था, जो एक गलत विशेषता है तो यही है गलत विशेषता। भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये क्या है, गलत विशेषता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, याद रखेंगे। अगर पूछे आपसे कि संधि के कितने भेद होते हैं तो क्या याद रखेंगे, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। अगर आपसे कहे कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो क्या याद रखेंगे, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अगर पूछे क्रिया के कितने भेद होते हैं तो क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86। किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में, तो जब क्षेत्र सीमित हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं बोली। जब क्षेत्र सीमित हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, बोली बोलेंगे। हमारी राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। पूछे कोई कि राजभाषा हमारी क्या है? हिंदी है। अगर कोई कहता है कि हिंदी दिवस कब मनाते हैं तो 14 सितंबर को मनाते हैं। देखिए ये यूपी पीजीटी में पूछा हुआ है, इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। चलिए 87 नंबर देखते हैं। कह रहे खसखुरा या गुरखाली भाषा है? कहाँ की भाषा है खसखुरा या गुरखाली? तो याद रखिएगा ये नेपाल की राजभाषा है। कहाँ की है? नेपाल की राजभाषा है। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या कह रहा है, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो ये जो है संस्कृत भाषा से आए हुए हैं। अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो याद रखेंगे रोमन में। ठीक, अब चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधी भाषा का संबंध जो है ब्राचर से है। किससे है? ब्राचर से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 90 नंबर। कह रहा है कि सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस शाखा से हुआ है? उसी को घुमाया है तो क्या हो जाएगा जी? ब्राचर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91, और आज का लास्ट ही क्वेश्चन चल रहा है। निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है? तो ये जो है पंजाबी का संबंध किससे है? अपभ्रंश की पैशाची बोली से है। प से पैशाची और प से पंजाबी याद रखेंगे। आई होप आप जो हैं आज का सारा क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके लिखेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।